नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर विकास की रफ्तार रोकने का आरोप, कहा नए साल में संसद चलाने का संकल्प ले विपक्ष। कांग्रेस का जवाब, संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी। दानिश अधिकारियों के निलंबन पर केंद्र और दिल्ली सरकार में तकरार, गृह मंत्रालय ने रद्द किया निलंबन। केजरीवाल ने अधिकारियों को बताया बीजेपी की बी टीम। कल से लागू होगा दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला, परिवहन मंत्री ने कहा तैयारियां पूरी, आज रात से मिलेगी सस्ती सीएनजी। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी को झटका, 11 में से 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा, बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीटें। और नए साल के जश्न में डूबी पूरी दुनिया, दिल्ली मुंबई समेत कई शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर संसद को बाधित करने और विकास की रफ्तार रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने नोएडा में एक रैली में कांग्रेस से नए साल में संसद चलने देने का संकल्प लेने की अपील की। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नोएडा में दिल्ली डासना मेरठ एक्सप्रेस वे की नींव रखी। यह हाईवे दिल्ली के निजामुद्दीन से शुरू होगा और डासना होते हुए मेरठ तक बनेगा। 14 लेन की सड़क में 6 लेन एक्सप्रेस वे के होंगे। इस मौके पर एक रैली में प्रधानमंत्री ने संसद में कामकाज नहीं होने देने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस देश को आगे बढ़ने से रोक रही है। अपने राजनीतिक कारणों को देश को आगे बढ़ने में बीच में न लाए। संसद को चलने की जिम्मेवारी उनकी भी उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि 60 साल तक इस देश ने उनको सरकार बनाने का अवसर दिया। तो एक संकल्प ये भी कर लो कि आप 2016 के से अब संसद में रुकावटें नहीं डालोगे। कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष का काम जनता से जुड़े मुद्दे उठाना है, संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। आपने 10 साल तक किस हक से देश की संसद को रोके रखा, जब कांग्रेस सत्ता में थी और भाजपा विपक्ष में था? हमारा मानना है कि संसद के संचालन का जिम्मा सरकार का है और जनता की आवाज उठाने का जिम्मा विपक्ष का। सरकार की कोशिशों के बावजूद शीतकालीन सत्र में आर्थिक सुधारों से जुड़ा जीएसटी बिल पारित नहीं हो पाया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार के दानिश कैडर के 2 अधिकारियों को सस्पेंड करने का मुद्दा अब तूल पकड़ चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जहां इनके निलंबन को रद्द कर दिया, वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दानिश अधिकारियों को बीजेपी की बी टीम तक करार दे दिया। निलंबन के विरोध में दानिश अधिकारियों ने आज एक दिन के सामूहिक अवकाश में रहने की वजह से प्रशासनिक कामकाज पर भी असर पड़ा। बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को संविधान के दायरे में काम करने की नसीहत दी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार इस बार दानिश कैडर के अधिकारियों के निलंबन के मुद्दे पर आमने सामने है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी निलंबन को गलत ठहरा दिया है, तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की नाराजगी बढ़ गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो इतना बिगड़े कि उन्होंने यहां तक कहा कि प्रशासन को बेहतर चलाने के लिए अधिकारियों की जगह विशेषज्ञों को भर्ती किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार के प्रयासों को फेल करने का साजिश रची जा रही है। अधिकारियों को डरा के, अधिकारियों को भड़का के, अधिकारियों के अंदर डिवाइड पैदा करके जो अधिकारी काम कर रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए, उनको। दरअसल दिल्ली सरकार के गृह विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी यशपाल गर्ग और सुभाष चंद्रा को एक फाइल पर दस्तखत नहीं करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। एसोसिएशन ने निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए केंद्र से भी हस्तक्षेप की मांग की थी। बीजेपी और कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार के इस रुख का तीखा विरोध किया है। ये वो लोग हैं जिनको ना एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, ना ही ये एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह समझते हैं, और यही कारण है कि सिवाय लड़ाई झगड़े के कोई रास्ता समझ नहीं आता। तो चाहे वो
कभी केंद्र सरकार, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर और अभी दानिक ऑफिसर्स। तो किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके, अपनी बात को कह सके। दोनों ही मोदी जी और केजरीवाल जी को अपने अहंकार और अहम की लड़ाई छोड़कर दिल्ली की जनता की चिंता करने की आवश्यकता है। ये हमारा विनम्र सुझाव उन दोनों को है। निलंबन के विरोध में दानिश के अधिकारियों ने गुरुवार को एक दिन के सामूहिक छुट्टी पर रहने का फैसला किया। ये मामला भी अधिकारों की लड़ाई में फंसता दिख रहा है। नियम के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के साथ दानिश कैडर के अधिकारियों को निलंबित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में सम विषम फार्मूले को लागू करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक राजधानी में चलने वाले तमाम कारों पर यह नियम लागू होगा और इसके लिए आज ट्रायल रन भी हुआ। आईटीओ चौराहे पर गुरुवार को पुलिसकर्मी और स्वयंसेवक प्रदूषण मुक्त दिल्ली का संदेश दे रहे थे। शुक्रवार से लागू हो रहे सम विषम फॉर्मूले के लिए इस व्यस्त चौराहे पर 2 घंटे के लिए ट्रायल किया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो इस व्यवस्था के लिए पूरी तरह तैयार है। नए साल के अवसर पर 1 तारीख को मुझे उम्मीद है कि लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे और इवन पॉलिसी का पालन करेंगे। अन्यथा नए साल के गिफ्ट के तौर पे हमें उन्हें 2000 रुपए का चालान करना पड़ेगा। ट्रायल का मकसद स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देना भी था। सम विषम फॉर्मूले के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए 10,000 स्वयंसेवकों को भी लगाया जा रहा है। हम ये जो ट्रायल कर रहे हैं, अपने जो जवान हैं हमारे सिविल डिफेंस के, उनको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं आज के, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमें सिग्नल पे खड़े के अपने पॉइंट पे खड़े होकर कैसे काम करना है। सम विषम फॉर्मूला रविवार को छोड़कर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू होगा। बाहर से दिल्ली आने वाली सभी निजी कारों पर भी ये नियम लागू होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोड़कर वीवीआईपी हस्तियां इस नियम के दायरे में नहीं होंगी। आपातकालीन सेवाओं, सीएनजी और दुपहिया कारों के साथ महिला ड्राइवरों और विशेष रूप से सक्षम लोगों को ले जाने वाले वाहनों को भी छूट मिलेगी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट महिलाओं और दुपहिया वाहनों को छूट देने पर सवाल उठा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रदूषण कम करने की इस मुहिम को लागू करने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, ये जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता अनु दीवान ने। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, कल से आपका ऑड इवन नियम शुरू होने जा रहा है। आज इसका कोऑर्डिनेशन ट्रायल है। क्या किस तरह से ये जो कोऑर्डिनेशन ट्रायल आज किया गया है, कल भी इसी तरह से दिखेगा क्या? नहीं, आज तो कोऑर्डिनेशन ट्रायल है, कल से रियल ट्रायल चलेगा। तो कल से लोगों के चालान भी कटेंगे। कल से चौराहों पर जो सिविल डिफेंस होंगे वो तख्तियों के अलावा रेड लाइट पर जब गाड़ियां रुकेंगी, जो लोग इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे उनके साथ गांधीगिरी करेंगे, फूल देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आप अपने बच्चों की खातिर आप ऐसा न करें। तो कल से तो रियल ट्रायल शुरू होगा। आज कोऑर्डिनेशन ट्रायल है कि चूंकि 3 एजेंसियां इसमें अलग अलग, जैसे सिविल डिफेंस के लोग हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं और ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, तो इनके बीच में तालमेल हो जाए, किसकी कहां पर ड्यूटी लगी है इसका जो है लोगों को जानकारी हो जाए। तो आज सारे लोगों की अलग अलग चौराहों पर ड्यूटी लगाई जा रही है, उनको बताया जा रहा है कल किसको कहां पे खड़ा होना है। और आज केवल प्ले कार्ड लेकर के लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, कल से इम्प्लीमेंट करेंगे। पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये अभियान शुरू किया जा रहा है, ये नियम लागू किया जा रहा है। पॉल्यूशन को चेक करने के लिए दिल्ली सरकार के पास कौन सा मैकेनिज्म है, किस तरह से उसे चेक किया? दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने कई जगह अपने इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं और वो रोजाना जो है अलग अलग दिल्ली के जगहों से जो है वो पोल्यूशन लेवल को एक कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको टेस्ट करके फिर बीच बीच में उसको हम लोग जारी करेंगे। 50% गाड़ियां कल ही दिल्ली की सड़कों पे उतरेंगी क्योंकि कल ऑड डे है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने 50% गाड़ियां तो हो गई, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर अब जो है जनता निर्भर करेगी। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तैयारी पूरी की जा चुकी है? क्योंकि ऑटोज जो उतारने थे वो नहीं उतर रहे, बसों की संख्या भी कम कर दी है, 2 व्हीलर्स को एग्जेम्प्ट नहीं किया गया। हमने अभी 3000 बसें रजिस्टर्ड हुई हैं, 3048 बसें कल रात तक रजिस्टर्ड हो गई थी। उससे 16 से 17 लाख लोगों को सुविधा मिलेगी। केवल 10 से 12 लाख कारें छोड़नी है। मेट्रो जो हमने 300-400 करीब फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ी है, वो भी करीब 2.5 से 3 लाख लोगों को एडिशनल सेवा देगी। दिल्ली तैयार है, पोल्यूशन से लड़ेगी दिल्ली। लेकिन सर, अभी कल से ये नियम लागू हो रहा है, अभी भी लोगों की काफी भीड़ है यहाँ पे। आपको लगता है कि ये अभियान जो है इस तरह से सीएनजी स्टिकर्स की जो होड़ लगी है, लोग पूरा कर पाएंगे? पूरा हो जाएगा। ये 15 तक स्टिकर मिलेगा और सबकी इमरजेंसी जो है वो 2 दिन में ही नहीं आने वाली है। तो आराम से लोग करें, आराम से सारा काम हो जाएगा। सर,
एक आखिरी सवाल है कि मीडिया की ओबी वैन्स के ऊपर भी क्या ये नियम लागू होगा? नहीं, ओबी वैन कमर्शियल में आते हैं, उनको इसमें छूट रहेगी। इस नियम को सफल बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तैयारियां भी पूरी हैं और हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शेरान ने विशेष ट्रैफिक आयुक्त मुक्तेश चंद से खास बातचीत की। दिल्ली में शुरू होने वाली ऑड इवन पॉलिसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जी। सर, क्या पूरी तैयारियां सब कर ली गई हैं? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऑड इवन फार्मूले को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है और आज रात नए साल के जश्न की रात है। इसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस रात भर दिल्ली की सड़कों पे मौजूद रहेगी। 3 बजे तक हमारा डिप्लॉयमेंट है। उसके बाद सुबह थोड़े से रेस्ट के बाद ही हम लोग 8 बजे से तैयार रहेंगे ऑड इवन फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये जो है स्पेशल ड्राइव है ऑड इवन फार्मूला की, पुलिस इसके लिए क्या स्पेशल आप लोगों ने ट्रेनिंग दी है या किस तरह की तैयारियां की गई हैं? नहीं, जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में तमाम ऑफिसर्स को जानकारी दे दी गई है। उनकी मीटिंग की गई थी, उनको समझाया गया था कि किन गाड़ियों को इसमें से छूट दी गई है, उन गाड़ियों को कैसे पहचानना है, वो लिस्ट उनको दे दी गई है। आपको क्या लगता है सर कि ऑड इवन जो है ये एक बड़ी चुनौती है ट्रैफिक पुलिस के लिए? नहीं, हमारे लिए इस तरह की कोई चुनौती नहीं है। 50 किस्म के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने का हम चालान करते हैं, उसमें उसी कड़ी में एक और ऑफेंस जुड़ जाएगा। जिस तरह से अगर हम बात करें जो सरदार पटेल रोड है या रिंग रोड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन ट्रैफिक का है, वहाँ अगर आप किसी वॉलेटर्स को देखते हैं तो उस स्थिति में वहाँ कैसे चालान करेंगे? क्योंकि ट्रैफिक जैम होने का बहुत खतरा रहता है वहाँ पे। नहीं, ज़रूरी नहीं है ना कि हम वहीं पे करें। ऐसी जगहों को तो हम चुनते नहीं हैं। जो खुली सड़क होती है, जहाँ पे जगह है गाड़ी को रोक के उसका चालान किया जा सके और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता है, वही जगह हम चुनते हैं। डॉक्टर मुक्तेश चंद्र का मानना है कि दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और जो ऑड इवन फार्मूला शुरू होने वाला है दिल्ली की सड़कों पर, उसके लिए किसी भी तरीके से कम्यूटर्स को दिक्कत नहीं आएगी और पुलिस ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली से कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में खस्ताहाल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रदूषण और जाम के लिए जिम्मेदार है। दशकों पहले राजधानी में शुरू हुई रिंग रेल सेवा का विस्तार मेट्रो की तरह किया गया होता तो दिल्ली में सम विषम फार्मूला लागू करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। खास पड़ताल की इस पूरे मसले पर हमारे संवाददाता ने। दिल्ली के लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि मुंबई की तर्ज पे दिल्ली में भी लोकल ट्रेन चलती है, लेकिन जहां मुंबई की लोकल वहां की लाइफलाइन मानी जाती है, वहीं दिल्ली की लोकल आज भी लोगों के बीच अपनी जगह नहीं बना पाई है। हम जानेंगे आज इसका सफ़र करके कि 1982 से आज तक ये लोगों के बीच क्यों नहीं पहुँच पाई है। दिल्ली के बढ़ते दायरे को देखते हुए 80 के दशक में रिंग रेल की योजना तैयार की गई थी, जिसे 1982 में 34 करोड़ की लागत से शुरू भी कर दिया गया। ये सेवा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से शुरू होती है और 35 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन प्रचार प्रसार में कमी और फीडर बसों के न होने से ये फ्लॉप साबित हो रही है। रिंग रेलवे के स्टेशन है, उसके अंदर उसके साइडों में अनऑथराइज ऑक्यूपेशन बहुत है। इन स्टेशनों पे जो सर्कुलर बनाया है सिस्टम, उसमें रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। वो कनेक्टिविटी ना होने से कारण भी ये इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है। 2500 की क्षमता वाली ट्रेन में 250 मुसाफिर बमुश्किल सफर करते हैं। एक तो लोकल गाड़ियाँ हमारी यहाँ पे बहुत कम है, दूसरी गाड़ियों का क्या टाइम टेबल करेक्ट नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। इसमें कोई सुरक्षा नहीं है ना महिलाओं की, इसलिए लेडीज कम चलते हैं इसमें। अब केंद्र और दिल्ली सरकार इसके नवीनीकरण में जुटी हुई है। तो मैंने केंद्र सरकार को मैंने वादा किया है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी हमारी है, उस रूट को रिवाइव करके और मॉडर्न ट्रेनें उस पर चलाई जाएं। और रेल मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर काम करेंगे। उन्होंने डायरेक्शन भी दिया है। दम तोड़ती रिंग रेल सेवा के खस्ताहाल पर सवाल कई हैं, जिन्हें अब तलाशने की सख्त जरूरत है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने और गलत नीतियों की वजह से रिंग रेल सेवा आज भी अपने सफ़र में मुसाफिरों को नहीं जोड़ पाई है। अगर इसका बेहतर इस्तेमाल किया जाता तो शायद ही
दिल्ली में ऑड इवन जैसे फॉर्मूले लाए जाते। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ विपिन चौहान, दिल्ली, राज्यसभा टीवी। नए साल में पेट्रोलियम मंत्रालय ने एनसीआर के लोगों को सस्ती सीएनजी का तोहफा दिया है। हालांकि सस्ती सीएनजी के लिए ग्राहकों को रात में गैस भरवानी होगी। वहीं अब इस कतार में भी नए साल में सस्ती एलएनजी देने का ऐलान हुआ है। नए साल में सीएनजी इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों का सफर और सस्ता होने वाला है। ऐसा होगा पेट्रोलियम मंत्रालय की नई घोषणा से, जिसके मुताबिक जो लोग सीएनजी पंपों पर रात 12 से सुबह 5 बजे तक गैस भरवाएंगे, उन्हें प्रति किलो 1.5 रुपए तक की छूट मिलेगी। हमने उनको सुझाव दिया था, क्या आप ऑड आवर के लिए एक प्राइस इंसेंटिव दो, जिसमें लोग उस समय में आके अपना सीएनजी भर पाए। आईजीएल कल से एक नया प्राइस रिजिम लागू करने वाला है। वहीं कतर से सस्ती एलएनजी मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोनेट और कतर की रास गैस के बीच इसका समझौता हुआ। भारत को एलएनजी की सप्लाई $6-7 प्रति MMBTU पर होगी। अभी यह कीमत $12 से $13 प्रति MMBTU है। आने वाले दिनों में जो पेट्रोनेट एलएनजी की जो कंज्यूमर है, बोल तो आईओसी, गेल, बीपीसीएल और जीएसपीसी, इनकी बजट में लगभग 4,000 करोड़ रुपया की बचत होगी, जो सीधा सीधा ग्राहकों को मिलेगा। रास गैस ने करीब 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना भी खत्म कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट से कम गैस आयात करने पर यह पेनाल्टी लगाई गई थी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। आपका मुद्दा। आपका हाथ। सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। सीपीएम ने तय किया है कि वो पुरानी लीग से हटकर अब मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से राजनीतिक फैसले करेगी। कोलकाता के 5 दिन तक चले सीपीएम के महाधिवेशन में पार्टी ने लचीली राजनीतिक और कार्यनीति अपनाने का फैसला किया। प्लेनम में मंजूर किए गए मसौदे के मुताबिक गुटबंदी खत्म करने को भी एक बड़ी चुनौती माना गया है। सीपीएम पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के साथ कांग्रेस को चुनावी गठबंधन में शामिल करने पर विचार करेगी। सीताराम येचुरी के महासचिव बनने के बाद से ही ये चर्चा थी कि वो पार्टी की राजनीतिक लाइन में लचीलापन लाएंगे। सीपीएम के लिहाज से ये एक बड़ा बदलाव होगा। The concerned state committees will discuss this issue on the basis of the concrete situation there, and they will make their proposals. Once the state committees discuss and make their proposals, then the central committee and the Politburo will take the final call. सीपीएम के इस प्लेनम में महासचिव सीताराम येचुरी ने पार्टी में गुटबंदी समाप्त करने पर भी जोर दिया। The main thing is to develop this revolutionary party with a mass line, improve the quality of the party, improve the quality of the contact with the leadership. सीपीएम के प्लेनम में हुए फैसलों पर पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी की लाइन की मजबूत छाप नजर आती है। पार्टी का कहना है कि कोलकाता में हुए फैसलों को तय समयावधि में लागू किया जाएगा। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, कोलकाता। छत्तीसगढ़ में हुए निकाय चुनाव के नतीजों में 11 में से 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 3 सीटें मिली। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में मोर्चा मारने के बाद छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजों ने पार्टी का मनोबल और बढ़ा दिया। 8 जिलों की 11 निकायों के लिए 28 दिसंबर को वोट डाले गए थे, जिनमें से कांग्रेस ने जामुल, शिवपुर चर्चा, बैकुंठपुर, खैरागढ़, मारो, कोटा और भोपालपट्टनम में जीत हासिल की, जबकि बीजेपी के हिस्से में भैरमगढ़, नरहरपुर और प्रेमनगर की सीटें आई। इन नतीजों से राज्य में बीजेपी को झटका लगा है।
गुरुवार को एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल मीटिंग में जयललिता को 7वीं बार पार्टी का महासचिव चुना गया। साथ ही उन्हें चुनाव संबंधी सभी फैसले लेने के लिए भी अधिकृत किया गया। इस बैठक में 14 प्रस्तावों को पास किया गया। मछुआरों के मुद्दे पर केंद्र सरकार से मांग की गई है कि विदेश मंत्रालय श्रीलंका के साथ इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाए। बैठक में मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्लीकट्टू त्यौहार पर अध्यादेश जारी करना चाहिए। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 2016 में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बुधवार शाम जिले के कोसू गांव में आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना पर सेना ने इलाके की घेराबंदी की और फिर तलाशी अभियान शुरू किया। उस बीच सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी शुरू हुई और मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी बताया जाता है। वहीं किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों ने बुधवार को एक आतंकी ठिकाने का भी भंडाफोड़ किया। सेना ने यहां से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। नए साल में कई तरह के भुगतान के लिए पैन कार्ड अब अनिवार्य होगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगर होटल विदेश यात्रा का बिल 50,000 रुपये से ज़्यादा हुआ तो पैन नंबर देना होगा। इसका मकसद काले धन के उपयोग पर लगाम लगाना है। 2 लाख से अधिक के गहने और 10 लाख की जायदाद खरीदने पर भी ये नियम लागू होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना को छोड़कर सभी तरह के बैंक खाते बिना पैन नंबर के अब नहीं खुलेंगे। इसी तरह बैंक में एक बार में 50,000 रुपये से अधिक का टर्म डिपॉजिट कराने पर भी पैन नंबर देना होगा। पूरे साल में बैंक या डाकघर में 5 लाख रुपए जमा कराने पर भी पैन कार्ड दिखाना होगा। कैश कार्ड से 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान करने पर भी पैन कार्ड नंबर देना होगा। पैन कार्ड की जानकारी छिपाने पर 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को राजनीतिक संकट का सहमति से स्थायी समाधान खोजने की सलाह दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज नरेंद्र मोदी को फोन कर संविधान में संशोधन के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे मधेशियों की बड़ी चिंताएं दूर हो जाएंगी। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। ओली ने रक्सौल बीरगंज सीमा पर आवाजाही सामान्य करने की अपील की है। इस पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की तरफ से यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। दोनों नेताओं ने भारत नेपाल संबंधों को बेहतर बनाने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने ओली को भारत आने का न्योता दिया। इस पर ओली ने कहा है कि नेपाल में हालात सामान्य होते ही वो भारत का दौरा करेंगे। पीटीआई के मुताबिक नेपाल सरकार का कहना है कि ओली चीन से पहले भारत जाएंगे। उधर नेपाल के तराई इलाकों में आज भी संविधान के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहे। सूखे से तबाह महाराष्ट्र में अब ठंड किसानों पर कहर बनकर टूट रही है। देश में अनार उत्पादन का गढ़ माने जाने वाले महाराष्ट्र में मौसम के बदले मिजाज से अनार की फसल अब बर्बादी की कगार पर है। औरंगाबाद में अनार उगाने वाले किसान इन दिनों खासे परेशान हैं। सूखे के बाद कड़ाके की ठंड ने फसल को बर्बाद कर दिया है। पूरा ये माल ऐसा तो पूरा तड़क गया ये, और मेरा भी ये 1 लाख का भी मेरे हाथ में नहीं आएगा। 1 लाख रुपए भी मेरे हाथ में नहीं आ सकते अभी। ये ठंडी की वजह से पूरा ये तड़ाका चलेगा, ये पूरा माल खराब होगा मेरा। मौसम में बदलाव की मार अंगूर और केले की फसलों पर भी पड़ रही है। मौसम इतना बदला है कि 6 के नीचे तापमान गया है, और 6 के तापमान नीचे जाने की वजह से यहाँ के अनार, अंगूर, केली, ज्वारी ये सब जो है उसको भी ज़्यादा नुकसान हो गया है। देश के कुल अनार उत्पादन का 90% तक महाराष्ट्र में होता है। पिछले साल करीब 30 से 40 हजार हेक्टेयर में इसकी खेती हुई। यहाँ से इसका निर्यात मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों में किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और एक नजर देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर। श्रीलंकाई नौसेना ने 29 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी मछुआरे तमिलनाडु के नागापट्टनम जिले के रहने वाले हैं। इन्हें श्रीलंका के त्रिकोमाली तट से पकड़ा गया है। सऊदी अरब में उत्तर प्रदेश के युवक के साथ मजदूरों जैसा व्यवहार करने के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारतीय दूतावास को मामला सुलझाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकाश ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला था जिसमें बताया गया कि उसके साथ मजदूरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी नेता अजय भट्ट को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें यह जगह तीरथ सिंह रावत के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दी गई है।
अजय भट्ट नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। अभिनेत्री और बीजेपी नेता रूपा गांगुली को पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीजेपी में प्रदेश नेतृत्व परिवर्तन के बाद पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की गई। हाल में हुए आंदोलनों में रूपा गांगुली ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नए साल के पहले दिन से तमिलनाडु के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू हो जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक श्रद्धालुओं को धोती, शर्ट, पायजामा, कुर्ता जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहीं महिलाओं को साड़ी और चूड़ीदार वस्त्र धारण करने जरूरी होंगे। बच्चों का शरीर भी पूरी तरह से ढका होना चाहिए। पंचकुला के दिशांत मेहंदी रता को 2015 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। दिशांत ने चोरों का सामना करते हुए मां और भाई की जान बचाई थी। इसी साल 5 अप्रैल को उनके घर में कुछ चोर घुस आए थे। चोरों ने उनकी मां की गर्दन पर चाकू रखकर रुपयों और कीमती सामान की मांग की थी। पाकिस्तानी गायक अदनान सामी नया साल भारतीय नागरिक के तौर पर मनाएंगे। सामी के इस आवेदन को गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। अदनान सामी ने बॉलीवुड में काफी लोकप्रिय गाने गाए हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में इस बार नए साल का रंग फीका है। आतंकी घटनाओं के मद्देनजर सभी तरह की आतिशबाजी और समारोह को रद्द कर दिया गया है। नवंबर में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए आतंकी हमलों के बाद से बेल्जियम में सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। लंदन में भारतीय मूल के डॉक्टर हरपाल सिंह कुमार को राइटहुड पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें ये उपाधि क्वीन एलिजाबेथ ने कैंसर के इलाज, उसकी रोकथाम में प्रभावशाली काम के लिए दिया है। आईसीसी की साल 2015 की आखिरी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज आर अश्विन को पहले पायदान पर रखा गया है। बल्लेबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ सबसे आगे है। टॉप 10 बैट्समैन में भारतीय टीम से कोई भी बल्लेबाज शामिल नहीं है। भारत समेत दुनिया भर के लोग नए साल के स्वागत में लगे हुए हैं और इस मौके पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। जश्न के मद्देनजर देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक नए साल के जश्न का माहौल है। ज्यादातर लोग नया साल मनाने के लिए अपनी पसंदीदा जगहों पर पहुंच चुके हैं। कोच्चि में लोग समुद्र के किनारे जश्न की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं शिमला में लोग संगीत के रंग में डूबे हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रात को रिच का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। डांस वांस होएगा, हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे साथ में इनके और एंजॉय करेंगे। इस मौके पर दिल्ली, एनसीआर और मुंबई सहित सभी शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ हमारी पुलिस पेट्रोल करेगी, पूरी रात पुलिस पेट्रोलिंग करेगी। पिकेटिंग हम लगा दिए, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग लगा दिए। इसके अलावा जो पूरी प्रेजेंस है, सारे ऑफिसर्स रोड पे रहेंगे जिससे कि कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। अपना सेफली लोग अपने आए, सब जहाँ भी जा रहे हैं वो सेफली जाए। वहीं पेरिस में आतंकी घटनाओं की आशंका के चलते सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। न्यूयॉर्क में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं 2015 की विदाई और 2016 के आगमन की कुछ खूबसूरत तस्वीरों के साथ।